यहाँ पे डिस्कस कर एनर्जी स्टोर्ड इन द इलास्टिक वायर, यानी कि हमारे पास एक वायर के अंदर अगर हम एनर्जी की बात करें तो कैसी एनर्जी स्टोर होती है। सो वी टॉक अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन द एनर्जी स्टोर्ड इन द आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन द इलास्टिक वायर। काफी हद तक ये डिस्कशन हमारे पास जुड़ती है जाकर, जैसे हमने एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया था या कंप्रेस किया था तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर। इफ अ वायर, अगर हमारे पास एक वायर है, इफ अ वायर, अगर हमारे पास एक वायर है इज स्ट्रेच्ड या फिर डिफॉर्म्ड, इज स्ट्रेच्ड और डिफॉर्म्ड, और आपके पास डिफॉर्म्ड अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ, एक्सटर्नल फोर्स आपके पास यहां पर क्या आ जाती है, कैपिटल एफ। अगर मेरे पास एक वायर को हम स्ट्रेच या डिफॉर्म कर देते हैं अंडर द एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, द एक्सटेंशन, जो हमारे पास यहाँ पर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, द extension produced is delta L, और इसके अंदर हमारे पास जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो डेल्टा एल है। सपोज कि ये मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम है और इस सपोर्ट सिस्टम के साथ आगे मैंने एक वायर को लगा दिया, और जो वायर है इसकी लेंथ मेरे पास यहाँ पर एल है, और यहाँ पर मैंने इसके एंड पॉइंट के ऊपर फोर्स एफ को अप्लाई कर दिया। इफ, अगर मेरे पास, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर मेरे पास यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कैपिटल ए, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे पास कैपिटल ए के बराबर है, then the stress produced, then the stress produced कितने के बराबर हो जाएगा, बताओ शाबाश। अगर मैं यहाँ पर stress produced will be equal to F by A for the strain, for the strain, और बताओ strain कितने के बराबर है, for the strain, और strain आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है, डेल्टा L by L, और हमारे पास स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है डेल्टा L by L का, नंबर वन। नंबर टू, एवरेज फोर्स इसके वायर पे कितनी लग रही होगी, द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज, द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर, द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर इज, यहां पर इसके ऊपर लग जाएगी 0 प्लस ऑफ F डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास यहाँ पर एवरेज फोर्स लग जाएगी 0 प्लस ऑफ F डिवाइड बाई 2, और दिस विल बी इक्वल टू F बाई 2, ये एवरेज फोर्स आ गई। अब बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बोले सो वर्क डन, सो द वर्क डन, द वर्क डन, सो द वर्क डन टू extend the, to extend the length of the wire, to extend the length of wire, यानी कि वायर की लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हमारे पास वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, जो एवरेज फोर्स इस पे लग रही है मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन ऑफ द वायर डेल्टा एल। एवरेज फोर्स कितनी लग रही है, हाफ ऑफ द एक्स डिफॉर्मिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल, ये हमारे पास वर्क डन है, और यही वर्क डन जाकर किसमें स्टोर हो जाएगा, एज द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वायर, यह बच्चा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वायर के अंदर बच्चे जाकर स्टोर हो जाएगा। यह हमारे पास सबसे पहली चीज है। नंबर टू हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, नंबर टू, अगर मैं इस पर्टिकुलर बच्चे एक्सप्रेशन को, यानी पोटेंशियल एनर्जी को, अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड, अब इस वायर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एरिया इनटू लेंथ से मल्टीप्लाई, और एरिया इनटू लेंथ से डिवाइड कर दूं तो बताओ क्या आ जाएगा ना, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम बन गया, फोर्स अपॉन
एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, बताओ क्या बन गया मेरे पास, स्ट्रेस। तो हाफ इनटू स्ट्रेस, और डेल्टा एल बाई एल हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया बच्चे, स्ट्रेन बन गया, मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ दी बच्चे आपके पास है। तीसरी चीज टीचर यहां पर पूछेगा एनर्जी डेंसिटी। यहां पर इसकी एनर्जी डेंसिटी कितने के बराबर होगी। एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या आ जाती है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। मैं एक और काम कर सकता हूं, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला पता है, और क्या फॉर्मूला पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ द स्ट्रेन। तो बताओ अब मैं क्या लिख सकता हूँ, शाबाश बता दो। ये मेरे पास आ जाएगा हाफ, स्ट्रेस की जगह y, और स्ट्रेन का मेरे पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल। और अगर मैं स्ट्रेन को चेक करना चाहूँ, स्ट्रेन को हटाना चाहूँ, तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा, बताओ क्या फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ इनटू स्ट्रेस का आपके पास होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस y, डिवाइडेड बाय बच्चा हमारे पास यहाँ पर यंग्स मॉडुलस y आ जाएगा। ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है, ये बच्चा हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है, ये हमारे पास एनर्जी है। सिंपल क्वेश्चन आएंगे इस पे, बिल्कुल घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं आएगा। टीचर आपको वेरियस पैरामीटर देगा और आपको इसकी एनर्जी निकाल के पता रहनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अ स्टील वायर, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या है, वी हैव अ स्टील वायर, मेरे पास यहाँ पर एक स्टील वायर है ऑफ द लेंथ 4 मीटर एंड स्ट्रेच्ड बाय, और इसको स्ट्रेच कर दिया गया कितने से, एंड स्ट्रेच्ड बाय 2 मिलीमीटर, इसको 2 मिलीमीटर से हमने स्ट्रेच कर दिया बच्चे, एंड द एरिया, और जो एरिया आपके पास है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, is a 2 millimeter square, और area of cross section is 2 millimeter square. Young's modulus of the wire is 2 into 10 raised to power 11 Newton per meter square. कैलकुलेट क्या करना है हमारे पास, नंबर 1 हमारे पास हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर। कैसे निकालोगे आप एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर, जरा सोच के देखते हैं पैरामीटर्स क्या क्या है और करना कैसे हमने। एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर के फॉर्मूले क्या है, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये फॉर्मूला देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है, या फिर हाफ इनटू, और मैं स्ट्रेन को अगर चेंज कर दूं तो मेरे पास यहां पर, या स्ट्रेस को चेंज कर दूं, तो अगर मैं स्ट्रेस को चेंज करता हूं तो y इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेन का होल स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेन को चेंज कर देता हूं तो हाफ इनटू, यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेन को चेंज कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, शाबाश बता दो, स्ट्रेस का होल स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस y, स्ट्रेस का होल स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस y। ये बच्चा हमारे पास एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले क्या क्या हो सकता है। देखिए मेरे पास सारी चीजें गिवन है, अगर आप देखो कि 4 मीटर की वायर है और 2 मिलीमीटर का बच्चा हमारे पास एक्सटेंशन है, तो हमारे पास ये भी गिवन है। क्या आपके पास क्रॉस सेक्शन भी गिवन है, तो हमारे पास अब अगर देखा जाए तो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि मेरे लिए यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू गिवन है। कैसे, वायर की एक्सटेंशन कितने के बराबर है, 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -3, और वायर की ओरिजिनल लेंथ भी गिवन है 4, तो हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ये हमारे पास आ गया, खत्म बात। अब मेरे पास यंग्स मॉडुलस भी गिवन है, देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा एनर्जी डेंसिटी के लिए, सेकंड फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो हाफ इनटू यंग्स मॉडुलस
2 into 10 raised to power 11 into स्ट्रेन का होल स्क्वायर 0.5 into 10 raised to power -3 का होल स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल और 10 की पावर 11 0.25 into 10 की पावर -6 और बताओ हमारे पास 0.25 एंड 10 रेज टू पावर 5। अब आपको इसकी यूनिट बहुत अच्छे से लिखनी है, जूल पर मीटर क्यूब। आपको इसकी यूनिट बहुत अच्छे से लिखनी है, जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये एनर्जी डेंसिटी है। इसकी यूनिट्स ध्यान से लिखना। ये पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट टीचर हमको यहाँ पर पूछ रहा है, दूसरा पार्ट टीचर हमको यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, सेकेंड पार्ट जो टीचर हमको यहाँ पर पूछ रहे, सेकंड पार्ट है व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वायर। अब दोनों में फर्क है, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड हमारे पास अब देखो कैसे आती है। हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड किसके बराबर आ जाती है, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू आपके पास स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय आपके पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम। तो हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी किसके बराबर होती है, याद रखना, इट इज एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये पॉइंट भी याद रखना। सो अब एनर्जी डेंसिटी हमारे पास आ चुकी है 0.25 10 रेज़ टू पावर 5, तो 0.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मेरे पास क्या आ जाता है, एरिया इंटू लेंथ। देखते क्या इंफॉर्मेशन है, 0.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 एरिया। सो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर का होल स्क्वायर, 2 मिलीमीटर का होल स्क्वायर। सो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 का होल स्क्वायर लेंथ। So length of this wire is 4 meter, ये भी given है। So length of this wire is 4 meter, ये given है। So मेरे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो 25 डिवाइड बाई 100 10 raised to power 5 into 2 into 10 raised to power -6 and this is multiplied by 4 meter। ये हमारे पास कैंसल होके कितना आ जाएगा, 25, 25 में से 25 चला जाएगा। अब बताओ कि आपके पास आंसर कितना आ गया, 2 into 10 raised to power -1 और 0.2 जूल। ये एनर्जी स्टोर्ड है बच्चे हमारे पास इसके अंदर। So the energy stored in this wire is 0.2 joule. So यहां से मुझे क्या चीजें पता लगी, क्या आपके पास एनर्जी डेंसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, वॉल्यूम के साथ, तो मेरे पास यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन वायर आ जाती है जी। अब इसके अंदर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, अगर कोई भी डाउट है। बताओ शाबाश सर थर्ड लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। ये वाला इसी पेज का, यस सर। इसी पेज का ये वाला 1 2 3 ये वाला बच्चे, ये इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला। अच्छा मैथमेटिक्स इसकी हमारे पास यहाँ पर 0.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 ये एग्जैक्टली सेम एज इट इज आ गया ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर मेरे पास ये क्या चीज आ गई बताओ, एरिया। एरिया। अब जरा क्वेश्चन पढ़ के देखो, आपके पास टीचर ने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, 2.0 mm स्क्वायर, मिलीमीटर का स्क्वायर। 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 10 raised to power -3, और 1 मिलीमीटर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, बताओ शाबाश, 10 raised to power -6। -6 मीटर स्क्वायर। ये बच्चा सॉरी नॉट दिस इज मीटर, दिस इज मीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर अब एरिया आ गया आपके पास 2, ये 2 और मिलीमीटर का स्क्वायर तो 10 की पावर -6। लेंथ ऑफ द वायर, जरा क्वेश्चन पढ़ के देखो, लेंथ ऑफ वायर किसके बराबर है, जरा पढ़ के देखो। अ स्टील वायर ऑफ 4 मीटर लेंथ, तो ये 4 मीटर हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, लेंथ आ गई। तो लेंथ बच्चे 4 मीटर डाल दी, बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की और मेरे पास रिजल्ट आ। मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्लियर है ना बेटा आपके पास? यस सर। ठीक है, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है बच्चे? नो सर। ओके। और किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है
तो वो मुझसे पूछ सकता है। शाबाश। अगर किसी Excuse me, बच्चे, sir. हाँ बोलो। सर यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी आएगा ना एरिया में? नहीं, क्योंकि हमारे पास अगर तो टीचर रेडियस देता तो आपके पास है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए 2 मिलीमीटर स्क्वायर। टीचर प्रोक्लेम कर रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए 2 मिलीमीटर का स्क्वायर। इस मिलीमीटर का स्क्वायर किया गया, 2 का स्क्वायर नहीं करना। नंबर 1। नंबर 2, अगर टीचर आपको रेडियस देता, द रेडियस ऑफ द वायर इज आपके पास समथिंग, मान लो कि वो आपके पास x मिलीमीटर, मान लो वो देता, क्योंकि जब उसने मिलीमीटर स्क्वायर दे दिया तो मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहती है, सिर्फ यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मिलीमीटर स्क्वायर को आपको किसमें लेके जाना पड़ेगा, मीटर के अंदर। अगर रेडियस ऑफ टीचर वायर देता तो हमारे पास पाई इंटू x मिलीमीटर का आपके पास सबका होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऑलरेडी 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, 3 मिलीमीटर स्क्वायर है, 10 मिलीमीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, यूनिट बच्चे हमने अलग दे रखी है, उस यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू को। ठीक है, यस सर। एरिया ऑलरेडी गिवन है, तो उसको स्क्वायर करेंगे तो फिर एरिया का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे पास यहाँ पर। चलें आगे चले बच्चे, किसी और बच्चे का डाउट? जी सुमेर। सर जो आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखवाया था वर्क डन का, सर उसमें तो पोटेंशियल एनर्जी पता लग रही है हमें वायर की, तो वो एक तरह की एनर्जी स्टोर नहीं हो गई? तो आपके पास बच्चे एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ना बच्चे, आप अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही देख रहे हो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही तो किसी बॉडी में स्टोर होती है, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना स्टोर होती है, वो तो रिलीज होती रहती है। सर क्वेश्चन भी तो यही था हमारे पास जो आपने अभी करवाया कि एनर्जी स्टोर क्या होगी, हाँ हाँ बोलो। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया फिर सर हमने, कौन से वाला बेटा? पोटेंशियल एनर्जी वाला? देखो, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर दिखाई दे रही है आपको बच्चे? दिखाई दे रही है? इसी को मैंने एरिया इंटू लेंथ से डिवाइड और एरिया इंटू लेंथ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्या फर्क पड़ा बताओ मुझे? कुछ नहीं सर, कट गया तो सर। हमारे पास एक यूजफुल फॉर्म आ गई, टीचर इस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर। तो पॉइंट है कि तेरे को फोर्स गिवन है बच्चे वहां पर, पहले बता मुझे, जो ये क्वेश्चन है, क्या टीचर ने तुझे यहाँ पर कोई फोर्स दी है जिसकी वजह से एक्सटेंशन हो रही है? नहीं दी सर। फिर बच्चे अगर फोर्स नहीं दी, एक्सटेंशन तो है पर फोर्स नहीं है, तो तू कैसे निकालेगा? यस और सर। हम ये फॉर्मूला लिख के बैठ जाते हैं, हाफ इनटू फोर्स इनटू एक्सटेंशन, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ना अब मुझे बताओ कि मैं कैसे प्रोसीड कर सकता? नहीं कर Yes, सकता। क्यों नहीं कर सकता प्रोसीड बच्चे बताओ? फिर फोर्स से पार्ट हो गया कि फोर्स चाहिए फोर्स चाहिए, और अगर फोर्स नहीं है बच्चे तो मैं पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकता। इस वजह से मैं इसके दूसरी फॉर्म के अंदर चला जाऊंगा, और जो दूसरी फॉर्म है बच्चा हमारे पास, वो उसके अंदर स्ट्रेस भी आता है, स्ट्रेन भी आता है और वॉल्यूम भी आता है। इस वजह से बच्चे हमें दूसरी फॉर्म के अंदर जाना पड़ेगा। आई बात समझ में बच्चे? तो ये पॉइंट है बच्चे, ठीक है? Yes. ठीक है, क्लियर है बच्चे कि फोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्स गिवन नहीं है तो मैं कैसे लगा सकता हूँ? पॉइंट है, फोर्स होगी तो बच्चे हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, अगर नहीं है तो हमारे पास बाकी के फॉर्मूले जो हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है इसमें? हमारे पास एनर्जी स्टोर के 2 फॉर्मूलेस हो गए ना एक हिसाब से। एनर्जी स्टोर के 3 फॉर्मूले हुए। 3 फॉर्मूले। एनर्जी स्टोर के बच्चे हमारे पास 3 फॉर्मूले हुए। आपके पास अगर कहीं पर एनर्जी स्टोर्ड है, अगर मेरे पास यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड की बात की जाए, तो हमारे पास यहाँ पर एनर्जी स्टोर, अगर हम बात करते हैं कि आपके पास एनर्जी कितनी स्टोर हुई, एनर्जी आपके पास स्टोर्ड के कितने फॉर्मूले हुए देखते हैं जरा। देखो, आपके पास एनर्जी स्टोर का सबसे बेसिक फॉर्मूला कौन सा है? आपके पास सबसे बेसिक फॉर्मूला है हाफ इनटू फोर्स इनटू एक्सटेंशन। हमारे पास एनर्जी स्टोर का दूसरा फॉर्मूला कौन सा है बच्चे आपके पास? हाफ इनटू बच्चा हमारे पास स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। और अगर एनर्जी डेंसिटी या फिर वॉल्यूम नहीं आता, ये भी आपको पता है, ये एनर्जी स्टोर्ड है सिंपली। या फिर मेरे पास इसका एक फॉर्मूला और भी हो सकता है, मैं स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूँ, वाई इंटू स्ट्रेन। तो हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम।
ये भी फॉर्मूला हो सकता है। मेरे पास एनर्जी स्टोर्ड का एक और फॉर्मूला हो सकता है, जब टीचर आपको यहाँ पर क्या दे दे बच्चे, स्ट्रेस दे, स्ट्रेन ना दे, और यहाँ पर हाफ इनटू आपके पास स्ट्रेस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये हमारे पास आ गया। और अगर टीचर मुझे एनर्जी डेंसिटी देता है, उससे भी बच्चे इसका आंसर आ सकता है। बताओ कैसे? हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो हमारे पास इसके एक नहीं बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है, दो नहीं, हमारे पास और भी कई फॉर्मूले। लेकिन अगर एनर्जी डेंसिटी है बच्चे तो उसमें वॉल्यूम नहीं आता। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूले। अगर टीचर एनर्जी डेंसिटी बोलता है, टीचर एवरेज एनर्जी बोल देता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बोल देता है, तो ये आपके पास क्या हो जाती है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास यहाँ पर आप कौन कौन से फॉर्मूले लिख सकते हो, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा बच्चे बताओ, शाबाश। दूसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ इनटू आपके पास स्ट्रेन को हम स्ट्रेस के टर्म में लिख दे तो y इनटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। और तीसरी चीज, अगर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेस गिवन है, स्ट्रेन गिवन नहीं है, और एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू स्ट्रेस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। तो हमारे पास एक नहीं बहुत सारे फॉर्मूले, हमारे पास एक नहीं बहुत सारे फॉर्मूले एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी को निकालने। सर बोलो सर हाफ इनटू स्ट्रेस का होल स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस, ये कैसे बना फॉर्मूला? ये कैसे? हमारे पास यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है बताओ, शाबाश। बेसिक डेफिनेशन आपके पास क्या कहती है कि स्ट्रेस आपके पास किसके बराबर होता है, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यस और नो? यस सर। ये हमारे पास आ गया। तो स्ट्रेन का मतलब अब आपके पास क्या आ जाएगा, शाबाश बता दो। स्ट्रेन का मतलब क्या आ जाएगा बताओ, शाबाश। इसका मतलब स्ट्रेन किसके बराबर आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। मेरी बात समझ गए? अब मेरे पास यहाँ पर लास्ट पॉइंट है कि अगर टीचर मुझे एक फॉर्मूला देता है और बोलता है हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, ये मेरे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला गिवन है। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, हाफ इनटू स्ट्रेस, और ये मेरे पास आ गया स्ट्रेन। अब हम यहां पर क्या कर देते हैं, स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस अपॉन वाई। तो बताओ क्या आ जाएगा, यहां पर पहले से स्ट्रेस है और स्ट्रेन की जगह मेरे पास क्या आ गया, शाबाश बता दो, स्ट्रेस अपॉन वाई। अब बता कि फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ इनटू स्ट्रेस स्ट्रेस का, का होल स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो ये तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा आ गया। और अगर मेरे पास बेसिक डेफिनेशन, इसका मतलब पार्थ आपने ये चैप्टर भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, इसकी बेसिक डेफिनेशन बच्चा हमारे पास क्या कहती है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू द स्ट्रेन। और हमारे पास यहाँ पर अब हम एक और चीज कर सकते हैं, स्ट्रेस का मतलब y इनटू स्ट्रेन है। तो अगर मैं स्ट्रेस को रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ इनटू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। एक स्ट्रेन पहले से भी मौजूद है, तो बताओ हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या डेवलप हो गया, हाफ इनटू वाई इनटू आपके पास स्ट्रेन का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में कि Yes, नहीं sir. आई? और अभी आपने चैप्टर पढ़ना शुरू नहीं किया, ये भी बात पता लग गई। चलो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास अब आ जाती है एप्लीकेशन ऑफ द इलास्टिसिटी। सो नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ द इलास्टिसिटी इन डे टू डे लाइफ। द एप्लीकेशन ऑफ द इलास्टिसिटी इन डे टू डे लाइफ, यानी कि बोलो बोलो
तो ये लास्ट कांसेप्ट है इस चैप्टर का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। इन डे टू डे लाइफ, इन डे टू डे लाइफ, ये हमारे पास इस चैप्टर का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे। इसके बाद ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। हालांकि अगर आप क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन तो नेवर एंडिंग होते हैं, क्वेश्चन चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होते हैं बच्चे हमारे पास, हाँ या ना। उसमें आपको पता लगा अच्छा ये भी एक तरीका है क्वेश्चन करने का, नए से नए क्वेश्चन बनते रहते हैं और उसमें कॉन्सेप्ट तो इसी का यूज होता है जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक नए तरीके से वहां पर उस कॉन्सेप्ट को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। सो एप्लीकेशन ऑफ द इलास्टिसिटी इन डे टू डे लाइफ, यहाँ पर हमने थ्योरेटिकल बातें करनी। जैसे नंबर 1 हमारे पास आ जाती है द मूविंग मशीन पार्ट्स, द मूविंग मशीन पार्ट्स, जो मूविंग मशीन पार्ट्स होते हैं बच्चे, किसके बच्चे, ऑफ आपके पास यहाँ पर ऑफ अ सिस्टम, of a system is never subjected, is never subjected, इसको बच्चे हम कभी भी never subjected to the stress, to the stress beyond the elastic limit, beyond the elastic limit। क्यों ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, मशीन के पार्ट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे। तो जो मूविंग पार्ट्स होती है मशीन, उसके अंदर फोर्स लगती है, टॉर्क लगता है, लेकिन उसके ऊपर बच्चे हम जो एक्सटर्नल टॉर्क या फोर्स लगाते हैं बच्चे, वो कभी भी हम इतना बड़ा नहीं लगा देते हैं कि बच्चे वो इलास्टिक लिमिट को सरपास कर जाए। अगर ये सरपास कर जाएगी तो हमारे पास बच्चे वो मशीन डिफॉर्म हो जाएगी और वो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। आ रही है बात समझ में बच्चे, वाली चीज आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास आ जाती है द वायर ऑफ अ क्रेन। कभी आपने क्रेन की वायर देखी है, कभी आपने क्रेन की वायर देखी है, जो वायर क्रेन की होती है। क्या क्रेन की वायर को किसी मशीन के ऊपर लपेटा जाता है, यस और नो बच्चे, यस और नो, यस। जो आपकी क्रेन की वायर होती है, मैं आपको समझाता हूं, ऐसे बच्चे हमारे पास एक पुली होती है, यहाँ पर मेरे पास क्रेन की वायर होती है, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से क्रेन की वायर होती है, ये क्रेन की वायर, और इस क्रेन की वायर को मशीन की मदद से क्या किया जाता है बच्चे, एक पुली के ऊपर लपेटा जाता है। कभी देखा बच्चे आपने ये चीज ऑब्जर्व की है, कभी ऑब्जर्व किया आपने ये चीज, यस और नो, यस और नो। ये क्रेन की वायर, ये आपके पास पुली होती है और ये इस पे लिपटनी स्टार्ट हो जाती है, और ये क्रेन की वायर हैवी लोड्स को बच्चे उठाने के काम आती है। हमारे पास क्रेन, क्रेन बच्चे एक ऐसी मशीन है विच इज यूज, जिसको हम यूज करते हैं बच्चे टू लिफ्ट द हैवी मासेस, टू लिफ्ट द हैवी मासेस, ताकि हम हैवी मासेस को क्या कर सकते हैं बच्चे, आपके पास लिफ्ट कर सकते हैं, हम हैवी मासेस को लिफ्ट कर सकते हैं। क्रेन की वायर, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो क्रेन की वायर बच्चे थिक होती है, यस और नो बच्चे। दिस इज अ थिक वायर विच इज फॉर्म्ड, अब ध्यान से समझना, विच इज फॉर्म्ड, जो कि फॉर्म की जाती है बच्चे, फ्रॉम, विच इज फॉर्म फ्रॉम द वेरियस थिन वायर्स, वेरियस थिन वायर्स। हम बहुत सारी थिन वायर्स को मिलाकर बच्चे ये थिक वायर तैयार करते हैं, ब्रेडेड टुगेदर, ब्रेडेड। अब ब्रेडेड का मतलब बच्चा हमारे पास क्या होता है, जैसे लड़कियां अपने बाल बनाती हैं, जब वो बच्चे बाल को बनाते हैं तो वो जो चोटी बनाती हैं बच्चे, उसको बोलते हैं ब्रेडेड, उसको ब्रेड करना बच्चे बोलते हैं। ब्रेड करना मतलब हमारे पास एक थिन वायर ये है, एक थिन वायर ये है, इसको ब्रेड करने का मतलब ये हो जाता है। समझ पा रहे हो ब्रेड करने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारी वायर्स को एक दूसरे में हम क्या कर रहे हैं बच्चे, ब्रेड कर रहे हैं, ब्रेड। यहाँ पर एक बहुत मोटी वायर होती है आपके पास, और उस मोटी वायर को आप बहुत सारी पतली पतली वायर से मिलके बनाते हो। ये बहुत सारी पतली पतली वायर्स आपस में ब्रेड होती हैं, और तब जाकर बच्चा हमारे पास एक मोटी वायर तैयार होती है। यानी कि ये एक सिंगल आपके पास थिक रोप नहीं है, ये हमारे पास सिंगल थिक रोप नहीं है। वायर ऑफ अ क्रेन इज नॉट अ सिंगल
थिक वायर, ये कोई सिंगल बच्चा आपके पास थिक वायर नहीं है, याद रखना, ये सिंगल थिक वायर नहीं है। ये बेसिकली बच्चा हमारे पास क्या है, ये बेसिकली बच्चा हमारे पास पतली पतली वायर से मिलकर एक बड़ी वायर को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। मैं कोशिश करता हूं आपको यहाँ पर स्क्रीन से समझाने की, एक मिनट रुकिएगा, मैं कोशिश करता हूं कि आपको गूगल से ये चीज बताने की, एक मिनट रुकिएगा। अगर नेट चल पड़ा, अगर सारी चीजें ठीक है, लैपटॉप जो है अगर ज्यादा परेशान ना करे। हाँ बोलो। सर वैसे ये जो वायर होती है नायलॉन की होती है ना सर? नहीं बच्चे, नायलॉन की कैसे हो जाएगी बेटा, स्टील की वायर होती है। नायलॉन की वायर से तो आप बच्चे जो है एक बक्सा नहीं उठा सकते बच्चे। आप, आपको किसने बोला कि नायलॉन की वायर होती है बच्चे? सर फिर नायलॉन की वायर किधर यूज होती है सर? बेटा मुझे बच्चा, अब कोई बच्चा अगर ये बोले कि इस वक्त सर आप बता दो नामीबिया का प्रेसिडेंट कौन है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ भाई, हाँ या ना, ठीक है। उसे अगर कोई बच्चा बोले कि सर साउथ अफ्रीका का प्रधानमंत्री कौन है, बोला टाइम लगेगा, बता मैं दूंगा पर मुझे टाइम लगेगा। इंडिया का पूछ लो पाकिस्तान का पूछ लो, आसपास का पूछ लो, अमेरिका का पूछ लो, रशिया का पूछ लो, छोटी मोटी चीजों का नहीं पता लग पाएगा, ठीक है। तो ये स्टील वायर होती है, याद रखना, नायलॉन की वायर नहीं होती, उससे तो आप आग भी नहीं उठा सकते। सो यहाँ पर बच्चे, हम यहाँ पर क्रेन, यहाँ पर क्रेन ब्रेडेड वायर बच्चे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ब्रेडेड आपके पास ये ब्रेडेड केबल, ये देखो आ गया। तो क्रेन ब्रेडेड बच्चा हमारे पास केबल आ जाती है। देखते हैं हमारे पास इमेज, ये आपको नजर आ रही होगी, ये आजा आजा भाई आजा, आई नजर बच्चे, कुछ ब्रेडेड वायर का कुछ नजर आया, कुछ नजर आया बच्चे आपको, बताओ शाबाश। यस सर। यस सर। आपको एक सिंगल वायर नजर आ रही है कि पतली पतली वायर्स मिलकर एक ब्रेडेड वायर बना रही है, ये देखिए, यह आपके पास ब्रेडेड, और भी कई होंगी, देखिए ये आपके पास ब्रेडेड वायर है, ये देखिए, ये आपके पास ऐसे यूज होती है, आ रही है बात समझ में। ये आपके पास एक सिंगल वायर नहीं है, बहुत सारी पतली वायर्स मिलकर एक क्रेन वायर को उठाती है बच्चे, और यहाँ पर कहीं पर भी नायलॉन वायर नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास कहीं, ये देखो, ये ब्रेडेड का मतलब होता है, आ रही है बात समझ में। ये पतली पतली लाइंस आपको क्या शो कर रही है कि बहुत सारी पतली वायर्स को मिलाकर एक मोटी वायर को तैयार किया जाता है। एक मोटी वायर को बच्चा हमारे पास यहाँ पर तैयार किया जाता है, तो इसको हम कौन सी वायर बोलते हैं, ब्रेडेड वायर। ये देखिए, ये ब्रेडेड वायर है हमारे पास, ये हमारे पास क्रेन का, ये तो बहुत ही अच्छा व्यू है जिसके अंदर ब्रेडेड वायर को तैयार किया जाता है। तो ये बच्चे एक डिफरेंट रोप है ब्रेडेड वायर बच्चे हमारे पास एक डिफरेंट रोप है, पर इसको तैयार करने के पीछे का लॉजिक क्या है जरा समझते हैं, इसको तैयार करने का पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सो हमारे पास, हम दोबारा से पहुंच चुके हैं कि हमारे पास ब्रेडेड वायर है, और इसको तैयार करने के पीछे का लॉजिक बच्चे हमारे पास क्या है। सो जरा चेक करते हैं बच्चे हमारे पास कि इसको क्यों तैयार किया जाता है। सबसे पहले बच्चे हमारे पास यहाँ पर हमको चाहिए रेडियस, रेडियस ऑफ अ वायर टू लिफ्ट द, आपके पास यहाँ पर हैवी वेट। कंसीडर करते हैं बच्चे हम, कंसीडर दैट वी हैव टू लिफ्ट, मुझे लिफ्ट करना है, वी हैव टू लिफ्ट, मुझे यहाँ पर लिफ्ट करने हैं बच्चे आपके पास, वी हैव टू लिफ्ट 10 raised to power 4 kg ऑफ द मास, मुझे इतना मास बच्चे यहाँ पर लिफ्ट करना है बच्चे। and the elastic limit of the steel is, and the elastic limit, जो elastic limit है बच्चे of the steel is, आपके पास elastic limit of steel कितने के बराबर है, 3 into 10 raised to power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर इसकी इलास्टिक लिमिट है बच्चे। अगर हम यहाँ पर बोल सकते हैं बच्चे, तो हम ये बोलेंगे therefore the stress should not exceed, तो आपके पास यहाँ पर the stress should not exceed, यहाँ पर जो स्ट्रेस है बच्चे वो आपके पास एक्सीड नहीं करना चाहिए बच्चे ओवर द इलास्टिक लिमिट, नहीं तो ये अपनी शेप को रिगेन
नहीं कर पाएगी, ये अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाएगी बच्चे हमारे पास, नहीं तो क्रेन बच्चे हमारे पास काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। अब देखते हैं बच्चे, यहाँ पर मेरे पास ये इलास्टिक लिमिट आपके पास आ गई, इससे पता लगा कि स्ट्रेस आपको इससे ज्यादा नहीं करना, और ये बच्चे हमारे पास इतना मास बच्चे हमें लिफ्ट करना है। देयरफॉर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, शाबाश बता दो, फोर्स पर यूनिट आपके पास एरिया। क्लियर है, ये स्ट्रेस आपके पास 3 × 10⁸ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फोर्स कौन लगा रहा है बच्चे, ये वेट लगा रहा है, इस वेट की वजह से कौन सी फोर्स आ जाएगी, mg। जो वायर है उसका एरिया हमारे पास हम कैसे लेते हैं, πr², और वेट बच्चे हमारे पास 3 × 10⁸, मास 10⁴, g10 और डिवाइडेड बाई π/r²। अगर हम इससे रेडियस की वैल्यू को निकालते हैं, हमारे पास इससे रेडियस की वैल्यू किसके बराबर आ गई, π/3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁵, और इसका रूट। ये रेडियस जब हम निकालते हैं तो ये रेडियस करीबन आ जाता है 1.03 आपके पास सेंटीमीटर, यानी कि 1.03 सेंटीमीटर का इसका बच्चे हमारे पास रेडियस। लेकिन बच्चे हम एक सेफ्टी फैक्टर भी लेके चलते हैं। मान लो कि कोई बच्चा बोलता है सर सेफ्टी फैक्टर लेके चलो, क्योंकि एक वायर जो बार बार यूज हो रही है बच्चे, वो कभी भी आपके पास आपको धोखा दे सकती है, तो मैं सेफ्टी फैक्टर लेके चलता हूं ऑफ 10। सेफ्टी फैक्टर ऑफ अगर मैं 10 का लेके चलूं तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास अगर सेफ्टी फैक्टर मैं 10 का लेके चलता हूं, देन मैं ये एज्यूम करूंगा, देन वी एज्यूम, तब हम ये एज्यूम करेंगे कि आप मास कितने का लिफ्ट कर रहे हो, 10⁴ × 10। ये 10 का फैक्टर आपकी सेफ्टी के लिए, आपके अपने बचाव के लिए, तो यहाँ पर 10 की पावर मेरे पास क्या आ जाएगा, मतलब मैं 5 kg का वेट उठा रहा हूं, ये एज्यूम। हम बोलते हैं ना बच्चे, हम मार्केट, अगर देखो मेरे को एक बात बताओ, जब हम मार्केट जाते हैं बच्चे और सपोज कि कोई सामान मुझे खरीदना है, तो जितने का सामान आ रहा है कि मैं उतने ही पैसे लेके जाता हूँ या मैं एक्स्ट्रा पैसे भी लेके जाता हूँ, बताओ। अगर मैं गाड़ी एक्स्ट्रा पैसे। क्यों लेके जाते हो एक्स्ट्रा पैसे, सेफ्टी के लिए, कि भाई गाड़ी है, गाड़ी खराब हो सकती है, पेट्रोल खराब नहीं होता है, पेट्रोल खत्म हो सकता है, आपके पास बच्चे और भी कई चीजें, आइसक्रीम खाने का दिल हो सकता है, कोई दोस्त मिल सकता है, दोस्त को कॉफी पिला सकते हैं, और बच्चा हमारे पास बहुत सारी चीजें। इस वजह से हम यहाँ पर बोलते हैं कि अगर मुझे 10⁴ kg उठाना है तो मैं सेफ्टी फैक्टर कितने का लेके चलूंगा, 10 का एक्स्ट्रा, कि मैं ये बोलूंगा यार मैंने रिस्क नहीं लेना भाई। हो सकता है बच्चे कि क्रेन का कोई मशीन का पार्ट बच्चे आपके पास खराब हो जाए और वो वायर बच्चे एकदम से बच्चे आपके पास उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आ जाए। हाँ बोलो सुनील। सर जो 10 का फैक्टर है वो हमने वायर में वेट उसका ज्यादा डाला कि जो भी मास उसने उठाया उसका ज्यादा डाला? बेटा जो आप सामान लेने के लिए जाते हो उसका रेट बढ़ चुका होता है या फिर आप सेफ्टी के लिए वैसे ही पैसे लेके जाते हो? सर रेट बढ़ गया था। रेट बढ़ जाता है। मगर आज आपको भी पता है अभी अभी मार्केट में 40 रुपए की चीनी है, तो आपने 1 किलो चीनी लेके जानी है तो आप जेब में 50 रुपए क्यों लेके जाओगे? नंबर 1, क्योंकि आपके जाते जाते उसका रेट बढ़ जाएगा और जैसे ही रेट बढ़ेगा दुकानदार वैसे ही चेंज कर देगा, या फिर आप सेफ्टी के लिए लेके जा रहे हो? सर सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए लेके जा रहे हो, और इसी वजह से 10⁴ kg उसका वेट नहीं बढ़ा, हमने उसके अंदर एज्यूम किया। मैंने क्या किया, यहाँ पर देख वर्ड क्या लिखा हुआ है, हमने क्या किया, एज्यूम किया। मैंने उसका वेट नहीं बढ़ा, मैंने एज्यूम कर लिया कि मैं उससे ज्यादा का वेट उठाने की कोशिश करूंगा, उसमें एक 10 का फैक्टर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कि भाई कहीं 10, मैं ये सोचूंगा मैं उसको 10 गुना ज्यादा सेव करना चाह रहा हूँ, मैं उसको 10 टाइम्स मोर सेव करना चाह रहा हूँ। आ रही है? हाँ बोलो। सर मेरे को सर यहाँ से दोबारा समझा दो सर, ये जो आपने लिखा है ना, आज आपने r √π 3 × 10⁸ वाला सर, क्योंकि सर मेरे को ना अगर आप करो ना सर तो मेरे को लग रहा है कि 10⁵ ऊपर आनी चाहिए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में होना चाहिए।
चलो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार बच्चे। थोड़ी सी और लग रहा है इसमें ना। हाँ चलो, सर 100% लग रहा है सर। हाँ चलो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, कोई बात नहीं। आर स्क्वेयर, हाँ ठीक कह रहे हो, 10 के पावर 5 और 3 इंटू, ठीक कह रहे हो, थैंक यू। हमारे पास बिल्कुल सही चीज कही तुमने, और पाई आपके नहीं पास आएगा। यहाँ पर बिल्कुल सही है, पाई, सर ठीक नीचे पाई। ठीक है, बिल्कुल सही है, थैंक यू। तो 1.03 सेंटीमीटर, ठीक। चलो सेफ्टी फैक्टर, सर वो आर्ट्स कर हट जगह आ रहा है सर। 8 स्क्वायर हट जाएगा। आपके पास ये सेफ्टी का फैक्टर समझ में आ गया बच्चे, आपको बताओ, शाबाश। सेफ्टी फैक्टर समझ, 10 गुना ज्यादा एज्यूम, 10 गुना ज्यादा सेफर हो जाएंगे। सुमेर बात समझ में आ रही है? हम Yes, sir. एज्यूम कर लेते हैं कि हम 10 गुना ज्यादा सेफर हैं, और इस वजह से देयरफॉर जो आपके पास रेडियस ऑफ दी, आपके पास वायर आएगा, वो रेडियस ऑफ वायर बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी आपके पास ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन आपको कितना लेना पड़ेगा, 1.03 सेंटीमीटर। यस और नो, यस और नो बच्चे हमारे पास, हाँ या ना। और इस वजह से देयरफॉर डायमीटर ऑफ दिस वायर विल बी, बताओ शाबाश, इस वायर का डायमीटर कितने से बड़ा हो जाएगा, आपके पास 2.06 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या, अगर ये इतना बड़ा आपके पास यहाँ पर डायमीटर हो रहा है तो उसको ब्रेड करने की जरूरत है। अब मेरा बात को लॉजिकली समझना, किसी बच्चे के पास अगर अभी स्केल हो तो 2 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है, जरा बताओ। 2 सेंटीमीटर, जैसे ये डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो हमारे पास बच्चे 2 सेंटीमीटर के बारे में अगर हम बात करें बच्चे, तो ये बच्चा आपके पास डायमीटर 2 सेंटीमीटर के आसपास है, इसका बच्चे, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर के आसपास है। ये वायर जो होगी, ये वायर बच्चे हमारे पास जो होगी, ये वेट को तो उठा लेगी, नो डाउट, बगैर टूटे, लेकिन आप इसको लपेटोगे कैसे, है या ना। प्रॉब्लम समझ में आई आपको? प्रॉब्लम बच्चे हमारे पास ये है कि अगर अब कोई पर्सन इतने डायमीटर के वेट को कंस्ट्रक्ट करता है, इफ अ पर्सन, हमारे पास इफ अ पर्सन, अगर हमारे पास कोई पर्सन कंस्ट्रक्ट करता है वायर को, कंस्ट्रक्ट अ वायर of diameter greater than 2.06 centimeter, greater than 2.06 सेंटीमीटर, 2.06 सेंटीमीटर से हम बड़े डायमीटर के वायर को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, देन आपके पास यहाँ पर टेक्निकली इट बिकम्स अ रॉड। ये वायर बच्चा हमारे पास क्या बन जाती है, एक रॉड बन जाती है, रिजिड रॉड। इट कैन लिफ्ट द वेट, ये बच्चा हमारे पास इट कैन लिफ्ट द वेट, इट कैन लिफ्ट द वेट, लेकिन लिफ्ट द वेट, बट लेकिन बच्चे हमारे पास कैनॉट रोल ओवर दी पुली। आप इसको रोल ओवर नहीं कर सकते, किसके ऊपर बच्चे, पुली के ऊपर। तो फिर इसका इलाज क्या ढूंढा गया, मुझे इतने ही डायमीटर की वायर चाहिए, नहीं तो वेट नहीं उठेगा, और मुझे वायर इलास्टिक भी चाहिए। तो इसका इलाज ये ढूंढा गया कि आप एक सिंगल मोटी वायर बनाने के जगह पतली पतली वायर्स को जोड़कर एक मोटी वायर तैयार कर दो, और उसकी वजह से जो वेट होगा वो लिफ्ट भी हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर एनफ है, और वायर्स पतली पतली से मिलके बनाए, सिंगल वायर नहीं है तो वो रॉड भी नहीं बनेगी। तो हमारे पास देयरफॉर वी ब्रेड, हम यहां पर क्या कर देते हैं, ब्रेड, वी ब्रेड द थिन वायर्स, हम थिन वायर्स को ब्रेड कर देते हैं बच्चे, टू मेक अ सिंगल थिक वायर, टू मेक अ सिंगल थिक वायर। जी, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, बोलो शाबाश। तो हम वेरियस थिन वायर्स को ब्रेड करके, जैसा बच्चे मैंने अभी आपको डायग्राम में भी बताया कि हमारे पास बहुत सारी पतली पतली वायर्स को पहले आप जोड़ते हो, और फिर उन पतली पतली वायर्स को बच्चे दोबारा से ब्रेड करते हो, ऐसे करके ब्रेड करते हो इस तरीके से, और इसके ब्रेडिंग करने की वजह से एक थिक वायर भी बन जाती है। और क्योंकि ये सिंगल थिक वायर नहीं है, पतली पतली वायर से मिलके एक थिक वायर बनी है, तो आप इसको पुली के ऊपर लपेट भी सकते हो, सामान नीचे से ऊपर भी जा सकते हो।
सामान लिफ्ट भी हो जाएगा और सामान बच्चे क्रेन के ऊपर लपेटा भी जाएगा। इस वजह से क्रेन सामान उठा भी लेती है और उसकी वायर पुली पे रोल ओवर भी कर जाती है। जी शाबाश। अगर किसी बच्चे ने कुछ और पूछना है तो बोलो। वेरी गुड। अगर हम जो लेंथ लेंगे, जो डायमीटर लेंगे, अगर वो इससे अगर छोटा होगा फिर क्या होगा? तो वायर टूट जाएगी, क्योंकि टूट आप जाएगी। अल्टीमेट स्ट्रेस से बच्चे कम के स्ट्रेस को कैलकुलेट करके रेडियस ले रहे, हाँ या ना? यस सर। अगर अगर 40 रुपए किलो चीनी और तू 10 रुपए लेके जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा बता? अगर सर मेरे को मिलेगी नहीं। आपको मिलेगी नहीं, दुकानदार भी बेइज्जती करके भगा देगा भाई यहाँ से। तो हमारे पास वो मिलेगी ही नहीं, तो सामान उठेगा नहीं, वो टूट जाएगा, तेरा दिल टूट जाएगा वहां पर और यहाँ पर वायर टूट जाएगी। ठीक है, यस सर। चलो। सर हाँ जी बोलो, शाबाश, वेरी गुड। सर ये नंबर ऑफ वायर से ब्रीडेड का भी कोई सीन होता है कि अगर ज्यादा वायर ब्रीड करेंगे उनका डायमीटर कम होगा तो? ऐसा जगजोत मैंने कभी सुना नहीं कि ज्यादा नंबर ऑफ वायर एनफ होती है बच्चे ब्रेड, क्योंकि +1 के लेवल के ऊपर हमको यही सीखना है कि ये जो आप ट्रेन की वायर, इनफैक्ट बच्चे अगर आप देखें तो जो आपकी बिजली की तारें होती हैं बच्चे, जो बिजली की तार होती है ना बच्चे, वो भी ब्रेडेड होती है जो आपके घरों के आसपास। यस सर। और वो क्यों? क्योंकि उनको भी लपेट के कहीं ना कहीं रखना पड़ता है, क्योंकि उनको ऐसे लंबी, अब ये वायर कितनी कितनी पता नहीं 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर लंबी होती है कई बार, हाँ या ना? तो अब उनको ऐसे थोड़ी ना बच्चे कहीं पर स्टोर में रख देना, उसको स्टोर में रखना है तो लपेटना पड़ता है, और लपेटना है तो बच्चे कहीं और वायर भी मोटी चाहिए, थिक चाहिए, तो वायर को बच्चे लपेटने के लिए आपको उसको भी ब्रेडेड करना पड़ता है। पर ये कहना कि इसमें कितने नंबर ऑफ थिक वायर्स है, तो एग्जैक्ट बच्चे मुझे इसके अंदर से आई डोंट नो, मतलब कि इसका कोई हमारी स्टडीज के ऊपर कोई असर पड़ेगा अगर हम इस नंबर को नहीं जानेंगे। ये ब्रेडेड होनी चाहिए, बस न्यूमरस वायर होनी चाहिए। ठीक है बेटा? यस सर। ये चीज हमारे पास है। चलो, सो ये हमारे पास किसी और बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है। शाबाश, बोलो। चले आगे बच्चे, चलो। सो अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? हमारे पास यहाँ पर आ जाती है बच्चे टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज। इलास्टिसिटी का हम यूज कहाँ करते हैं? टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज so that it should not bend, or break, under the, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? under the external forces, हम जब भी किसी ब्रिज को तैयार करते हैं बच्चे, तो हम ये बड़ा ध्यान रखते हैं कि ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने ब्रिज बना दिया और जैसे ट्रैफिक चलने लगी तो ब्रिज ही टूट गया। और बच्चे इनफैक्ट बच्चे विंड, जब हवा चलती है बच्चे, तो ये ब्रिजेस भी बच्चा हमारे पास थोड़े थोड़े वाइब्रेट करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। अगर विंड बच्चा हमारे पास चलती है तो इन ब्रिजेस के ऊपर असर पड़ता है, सस्पेंशन ब्रिजेस के ऊपर असर पड़ता है। तो हमारे पास ये जो ब्रिज बच्चा हमारे पास तैयार किए जाते हैं। अब आप में से कोई बच्चा अटल सेतु ब्रिज गया यहाँ पर बसौली के पास? अटल सेतु ब्रिज है, कोई बच्चा गया यहाँ पर? पठानकोट के पास है बच्चे एक जगह पे ब्रिज, गया कोई बच्चा? अगर आप वहां पर वायर को देखें तो वहां सिंगल थिक वायर है कि ब्रेडेड वायर है? ब्रेडेड वायर है सर। ब्रेडेड। अब आपको समझ में आना स्टार्ट होगा कि ब्रेडेड वायर कहाँ यूज होती है। सो हमारे पास ये ब्रिज कहीं कोलैप्स ना हो जाए, तो हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर हम बड़ा ध्यान रखते हैं। और इसके लिए बच्चा हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बच्चे, और हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बच्चे बेंडिंग ऑफ द बीम। आपके घरों में जब लेंटर पड़ता है तो लेंटर के अंदर बीम पड़ती है, हाँ या ना बच्चे? यस और नो? यस सर। और इसी तरीके से ट्रेन जिस पटरी पे चलती है, आप इमेजिन करो बच्चे, पटरी पे ट्रेन चल रही है, ट्रेन का वेट कितना ज्यादा होगा। वो पटरी के ऊपर कोई नुकसान नहीं होता है। वो जो पटरी होती है बच्चे, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, वो पटरी की शेप चेंज नहीं होती। पर क्यों?
आपके पास जो आपका जो जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेन है, वो ट्रेन बहुत भारी है, लेकिन नीचे जो पटरी है जिसपे वो ट्रेन चलती है उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। वो पटरी बच्चे बिल्कुल डिफॉर्म नहीं होती, ट्रेन धड़ाधड़ जितनी मर्जी स्पीड से निकल जाए और जितनी मर्जी ट्रेन से निकल जाए एक दिन के अंदर, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। पर क्यों? बेंडिंग ऑफ बीम से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। हमारे पास अगर कोई बीम है, बीम बच्चा हमारे पास इस तरीके से, ये बीम बच्चा हमारे पास है, इस बीम की बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक लेंथ है, फोकस करें, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर लेंथ है, और हमारे पास यहाँ पर इसकी बच्चा आपके पास एक ब्रेड्थ है, और ये बच्चा हमारे पास डी, ये बच्चे डी हमारे पास इसकी डेप्थ है, और बी बच्चा हमारे पास इसकी आपके पास आपके ब्रेड्थ आ गई, ये हमारे पास एक बीम आ गई। इस बीम को बच्चे हम लोहे की मान लो, स्टील की मान लो, कॉपर की मान लो, जिस मर्जी की मान लो। अब होता क्या है बच्चे, इस बीम के नीचे हम एक हुक लगाते हैं, हुक के नीचे बच्चे हम यहाँ पर एक पैन लगा देते हैं, और पैन में बड़ा सारा वेट लगा देते हैं, बहुत सारा वेट लगा देते हैं। और जैसे बच्चे बहुत सारा वेट लगा देते हैं, आपकी ये जो बीम है बच्चा हमारे पास ये नीचे चलेगी, यानी कि ये डिफॉर्म होगी, ये नीचे डिप्रेस करगी, ये बच्चा हमारे पास इसमें एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया, ये नीचे की तरफ को चलेगी। ये बीम बच्चा हमारे पास एक एंगल से नीचे चलेगी, डिप्रेशन में चलेगी, नीचे की तरफ को बेंड होगी, वेट लगाया नीचे लटक गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे आपके पास बच्चे कोई भी एक आप जो है बच्चे वायर लगा दीजिए, उसके बीच में उंगली रखिए तो वो वायर नीचे चली जाती है, सेम ये बीम नीचे चलेगी। बीम की लेंथ है L, इसकी हाइट D और ब्रेड्थ B के बराबर है। अब इसके डिप्रेशन को बच्चे हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, आपके सिलेबस में इसका सीधा फॉर्मूला। ये डिप्रेशन बच्चा हमारे पास आ गया W, W का मतलब बच्चा हमारे पास वेट, बिल्कुल सही है, जितना ज्यादा वेट होगा डिप्रेशन उतनी ज्यादा, इनटू लेंथ का क्यूब, नीचे 4 इंटू यंग्स मॉडुलस, इस बीम की यंग्स मॉडुलस, और बच्चे B, और नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर D क्यूब आ गया, ये हमारे पास यहाँ पर डिप्रेशन आ गया। अब ये डिप्रेशन की वजह से बीम नीचे चलेगी, और ये डिप्रेशन अगर लगातार बढ़ता रहा तो ये बीम बच्चे टूट जाएगी, ये हमें पता है। अब आपके घर में लेंटर पड़ता है, आपके घरों में बीम पड़ती है बच्चे, उसके अंदर ये चीज बिल्कुल यूज की जाती है। वहां पर बीम की कंस्ट्रक्शन में ये बात देखी जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीम बच्चे हमारे पास उस पर असर पड़े, नहीं तो आपका घर पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। तो ये डिप्रेशन बच्चा हमारे पास क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब ये डिप्रेशन मिनिमम होने के लिए, फॉर द मिनिमम डिप्रेशन बताओ क्या चीज होनी चाहिए, मिनिमम डिप्रेशन। अगर मिनिमम डिप्रेशन है तो वेट कम लगा दो। अब ऐसा कैसे है भाई, एक पुल जा रहा है और आप बोलो नहीं यहाँ पर सिर्फ आदमी चलेंगे, गाड़ियां नहीं चलेंगी, ये कैसे? यहाँ पर इतनी गाड़ियां चलेंगी, इतनी गाड़ियां नहीं चलेंगी, तो ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेंथ कम कर दो, लेंथ कम करने का मतलब, अब जैसे बच्चे पठानकोट और मुकेरिया को जोड़ने वाला जो ब्रिज है उसकी लेंथ कम कर दो, बाकी जो कारें वो जंप लगाती हुई अपने आप बच्चे उसको क्या कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी। आपको लेंथ भी, बल्कि लेंथ तो ज्यादा चाहिए, आपको लेंथ कम नहीं बल्कि ज्यादा चाहिए। तीसरा यंग्स मॉडुलस, डिप्रेशन कम करना, यंग्स मॉडुलस बड़ा कर दो, पर एक लिमिट है ना, यंग्स मॉडुलस कितना बड़ा कर दोगे, और जितना बड़ा यंग्स मॉडुलस जाएगा बच्चे आपके कॉस्ट जो होगी ब्रिज की वो बढ़ती जाएगी। और फिर बच्चे ब्रेड्थ को बच्चे आप बड़ा कर दो, या फिर बच्चे डेप्थ को बड़ा कर दो। अब ब्रेड्थ और डेप्थ के अंदर से ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा बच्चे, आप इसकी डेप्थ को इंक्रीज कर दो, लेंथ डेप्थ को बच्चे आप इंक्रीज कर दीजिए। अगर डेप्थ को इंक्रीज करोगे तो उससे ज्यादा असर होगा। बताओ उससे ज्यादा असर क्यों होगा, डेप्थ से हमारे पास रीजन, क्योंकि अगर आप ब्रेड्थ को 1 से चेंज करते हो या 2 से, आप ब्रेड्थ को 2 से चेंज करते हो, डेप्थ को 2 से चेंज करते हो, तो डेप्थ की पावर 3 है, तो इससे बच्चे कितने का असर हो जाएगा, 8 गुना ज्यादा असर होगा। तो क्योंकि डेप्थ की पावर हमारे पास 3 है, अगर आप ब्रेड्थ को 2 टाइम्स चेंज करते हो और बच्चा हमारे पास आप डेप्थ को 2 टाइम्स चेंज करते हो, तो बताओ ज्यादा असर किसका होगा, डेप्थ का होगा या फिर बच्चे ब्रेड्थ का होगा, ज्यादा असर डेप्थ का। इस वजह से ये बोला गया अगर मुझे बीम डालनी है, अगर बच्चे मुझे बीम डालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर इसकी डेप्थ बढ़ा दो, ये स्टेबल हो जाएगा। ये आप बच्चे इस बीम को क्या कर दो बच्चे, इस तरीके से ऐसे कर दो, लेंथ भी सफिशिएंट रखो, और बच्चे आप डेप्थ को जितना बड़ा कर दोगे बच्चे, ये उतना आपके पास सफिशिएंट हो जाएगा, ये बच्चा हमारे पास उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बीम डाल दी, आपके घरों के अंदर कॉर्नर के ऊपर बच्चे बीम डली हुई होती है, आप देखिएगा, आप अपने पापा से दादू से पूछेगा कि हमारे घरों में बीम कहाँ डली हुई, तो बताएंगे कि ये देखो ये बीम है। और इस बीम का असर, अब देखो बच्चे, आप जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे जाते हो, उसकी छत पे जाते हो, आपको कुछ पिलर्स नजर आते हैं बच्चे, पिलर्स खड़े हुए, हाँ या ना? ऑब्जर्व किया? जब आप पिलर्स नजर आते हैं बच्चे, वो जो पिलर्स होते हैं बच्चे, वो बीम होती है, वो बिल्डिंग को बीच में से बीम दी जाती है। वो बीम देने से बच्चे हमारे पास बिल्डिंग के ऊपर, जैसे उसके ऊपर आप छत डालते हो, तो छत का वेट किसके ऊपर आएगा, बीम के ऊपर आता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो बीम बच्चे हमारे पास स्ट्रांग होगी तो बहुत अच्छा होगा, अगर बीम स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या होगा, जैसे उसमें भी डेप्थ इंक्रीज करते हैं क्या? हाँ बेटा, उसमें डेप्थ इंक्रीज करते हैं? हाँ बेटा, बीम तो ऐसे होगी ना आपके पास यार, आपके जो घर का छत होती है, उस छत को बच्चे बीम के ऊपर ही तो लगाओगे बच्चे, ये बीम ही तो होती है। यस सर। आए ना, वो Yes, आप sir. घरों पे बीम डालते हैं ना बच्चे, नहीं तो जैसे आप लेंटर डालोगे और लेंटर का वेट बच्चे बीम पे आएगा, तो बच्चे वो छत तभी टिकी रहेगी अगर बीम बच्चे आपके पास डी, उसकी डेप्थ एनफ होगी बच्चे। आप पूछ के देखिएगा ना घर वालों को, तो आपको पता लगेगा। तो हमारे पास बीम होती है जी। सुमेर सर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो आएगा ना जब ब्रिज की इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, अनसेफ हो जाएगा ना बच्चे, वो तो इंसान का भी टाइम आता है बच्चे। सर जो लंदन ब्रिज है उसको तो कितनी देर हो गई, अभी भी है? अब बेटा ऐसे तो कलकत्ता ब्रिज भी है बच्चे, वो तो इंजीनियर का कमाल है ना बेटा, है ना? यस इंडिया है ना बच्चे, इंडिया के अंदर तुम जम्मू वाले पुल पे चले जाओ, उसको बने हुए बच्चे पता नहीं कितने साल हुए। वो बिहार के अंदर तो बच्चे 10 दिन के अंदर ब्रिज चला गया था, क्या बात कर रहे हो आप इंडिया की बात करो ना। आप फॉरेन कंट्री में तो बहुत अभी भी अगर कलकत्ता में हुगली नदी के ऊपर जो ब्रिज है, हुगली नदी के ऊपर, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ, अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें अभी भी चल रही हैं, है ना? यस सर। ईमानदारी मटेरियल पे भी है, नेचर तो आपको सब कुछ देती है, लेकिन ईमानदारी मटेरियल पे भी होनी चाहिए ना बच्चे। तो हमारे घरों की छत पे ये बीम, ये देख बच्चे, यहाँ पर देख पाते, ये बीम दी जाती है ताकि आप अपने घर के वेट को क्या कर सको बच्चे, संभाल सको, ये बीम दी जाती है। नहीं तो आप छत पड़ेगी, अगर ये बीम स्ट्रांग नहीं होगी तो घर का लेंटर खुलते ही बच्चे नीचे सुनते हैं ना कि घर का लेंटर गिर गया। और वो क्यों गिर जाता है बच्चा हमारे पास, क्योंकि वहां पर बीम एनफ नहीं होती है। अब नेक्स्ट वन, चलो जी, मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। अब ये बच्चे आपने बीम डाल दी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बकलिंग। क्या बच्चे? बकलिंग की। ये भी देखा गया बच्चा हमारे पास कि आपके इस ब्रिज की बीम के अंदर थोड़े दिनों के अंदर, थोड़े दिनों का मतलब साल है यहाँ पर, थोड़े सालों के अंदर बच्चे ये आपके पास इस तरीके से बेंड होना शुरू हो जाता है। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, बक्कल कर गया, यानी कि ये बक्कल कर गया, ये बक्कल कर गया आपके पास, ये बकलिंग कर गई बच्चे हमारे पास। इस बकलिंग के अंदर बच्चे या हमारे पास क्या हो जाता है, ये साइड वेज डिफ्लेक्ट होने लग गया। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, ये साइड वेज जब डिफ्लेक्ट होने लग गया तो हमने बोल दिया कि जी हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, बकलिंग होनी स्टार्ट होगी। तो इससे बचने के लिए अब हमारे पास एक फाइनल डिजाइन आया, और वो फाइनल डिजाइन था बच्चे, अब हम जो भी बीम बनाते हैं बच्चे, वो आई शेप की इस तरीके से होती है। आई शेप की बच्चा हमारे पास इस तरीके की होती है, ये आपके पास फाइनल। अगर आप किसी ट्रेन की पटरी को देखें साइड से, अगर आप देखें तो क्या वो सॉलिड आपके पास स्लैब होती है, या फिर बच्चे वो दूर से देखने में आई शेप की, वो बीच में से खाली होती है? कभी देखा आपने? यस सर, बच्चे आपने एच शेप होती है वैसे ना सर, एच शेप, आई शेप। एच शेप है। अगर कोई पर्सन इसको यहां से देखेगा तो उसको तो एच ही नजर आएगा ना, हाँ या ना? यस सर। बात तो हमारे पास ही है। वो एच शेप क्यों बनाएगी? कभी तुमने किससे क्वेश्चन पूछा कि इसको एच शेप क्यों बनाया? और अगर ऊपर से देखेगा तो आई शेप नजर आएगी, हाँ या ना? यस सर। तो अगर तू उसको बोलेगा कि यहाँ पर इसको एच या आई शेप क्यों बनाया गया, तो किसी के पास आंसर है? आज तुम्हारे पास इसका आंसर।
और ये आंसर ये है कि डेप्थ भी चाहिए और बकलिंग भी नहीं चाहिए, तो हम बच्चे इसको आई शेप बना देते हैं। और एक और बात बताओ, कई लोगों की बच्चे, आपने कोठियों को देखा होगा, कई लोगों के बच्चे, हमारे पास कोठी होती है बच्चे, उनकी छत के आगे आपने देखा होगा ऐसे बड़े बड़े, या मंदिरों के आगे पिलर्स होते हैं, ये पिलर्स नीचे जाकर ऐसे होते हैं और ऊपर से जाकर ऐसे होते हैं, फिर यस ऊपर सर होते हैं। होते हैं ना। इसकी भी शेप अगर तू देखेगा तो आपके पास आई शेप से रिजेंबल कर रही है, हाँ या ना बच्चे, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। हर चीज के पीछे साइंस है बच्चे, हर चीज के पीछे साइंस है। यहाँ पर भी डेप्थ बढ़ा दी गई और बकलिंग ना हो जाए, इसलिए उसको आई शेप का बना दिया गया। और यही नहीं, अगर तुम बच्चे पठानकोट के बाईपास पे चले जाओ, जहां से पुल गुजर रहा है, बताओ उस पुल के नीचे आपने कभी इस तरह के जो पिलर्स बने हुए हैं उसके अंदर इस शेप को देखा बच्चे आपने कभी? इस शेप को देखा बच्चे आपने कभी? इसके ऊपर से बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या जा रहा है बच्चे? रोड जा रही है। आपने कभी ऑब्जर्व किया कि इसके नीचे आपके पास जो इसको सपोर्ट कर रहा है वो सीधी की सीधी एक पिलर नहीं है, उस पिलर को ऐसे करके बनाया गया। कभी ऑब्जर्व किया आपने इस चीज को? कैंटिलीवर प्रिंसिपल होता है ना सर। बेटा आप देखो, प्रिंसिपल आप जो मर्जी कहें, लेकिन बच्चा हमारे पास, मैं उसको आपके बात को अभी ध्यान में नहीं रखूंगा, रीजन क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूं बच्चे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे बच्चा, हमारे पास इसको इस शेप का क्यों बनाया गया? रीजन क्या है बच्चे हमारे पास, बताओ, ताकि आपके पास नीचे सपोर्ट की क्या ना हो जाए बच्चे? बकलिंग। आप आज के बाद देखिएगा आपके घरों में भी जो बीम डाली जाती है उसको भी बच्चे हम आई शेप की बनाते हैं। और बच्चे बड़े बड़े, अब पंजाबी में जिसको बच्चे हम बोलते हैं, वैसे तो उसका नाम ग्रेडर होता है बच्चे हमारे पास, लेकिन पंजाबी में उसको क्या बोलते हैं बच्चे हम? गार्डर। कभी सुना बच्चे आपने? यस सर। सुना है? ओ बंदा बड़ा गार्डर ही होए, मतलब कि वो गार्डर बच्चे हमारे पास मतलब ग्रेडर होता है। और आप ग्रेडर की शेप आपने देखी है किसी बच्चे ने? उसकी शेप भी बच्चा हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है, ऊपर से फ्लैट होती है और बीच में से बच्चा हमारे पास वो पतला। कभी देखा आपने गार्डर बच्चे? कभी देखा है छतों के अंदर डला हुआ गार्डर, हाँ या ना? तो वो गार्डर की शेप भी बच्चे हमारे पास, जिस बच्चे को नहीं पता लग रहा बता देना, मैं उसको गूगल करके बता दूंगा कि गार्डर की शेप कैसे होती है। ठीक है बच्चे? तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी शेप, तो ये बच्चा हमारे पास इलास्टिसिटी का यूज है। और ये बच्चा हमारे पास नजर आती हैं, हमारे आसपास ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ हमको उसको साइंस के नजर से देखना है कि कल अगर आप 2 या 3 पर्सन आपके पास हो और आप उनको समझा सको कि रेल की पटरी की शेप ऐसी ही क्यों बनाई गई है, इसको रेक्टेंगुलर स्लैब क्यों नहीं बनाया गया, इसकी वजह आप उनको बता सकते हो। जी पूछो। सर वो बकलिंग की शेप है, दोबारा बता दो कैसे होती बेटा है। बकलिंग ऐसे हो जाती है हमारे पास कि जब लोगों ने इनिशियली इसकी डेप्थ को बढ़ाना शुरू किया और किसी ब्रिज के नीचे लगाया, तो जैसे जैसे गाड़ियां गुजरती गई तो वो बकल कर गया, या हमारे पास क्या कर गया? बकल कर गया। यानी कि तो एक वायर ले ले, उस वायर को ऐसे रख और ऊपर से प्रेशर लगा, तो वो कहां पर चली जाती है? साइडवेज हो जाती है। ऐसे, तो वो बकलिंग बच्चा हमारे पास यहाँ पर होनी शुरू होगी। तो इस वजह से फाइनल डिजाइन आई या एच शेप का बनाया गया। ठीक है बेटा, चलिए। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें बच्चे अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलिए ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।